हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अंशाल्व प्रश्न पत्र की, जो कि वर्ष 2020 में आया है, जिसका कोड है 824 यन के। ये वर्ष 2020 के लिए दूसरा सेट है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अंशाल्व प्रश्न पत्र का सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें और हर एक प्रश्न का सलूशन ईमानदारी के साथ देखें और उनको हल करने की कोशिश भी करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। और आज के इस टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे केवल फिजिक्स के पार्ट को, जैसा कि थंबनेल में भी दर्शाया गया है। तो पहला खंड यहाँ से शुरू होता है और पहला सवाल भी। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस क्या करता है? आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। ये अवतल लेंस की खासियत होती है, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। जो काम उत्तल दर्पण करता है वही काम अवतल लेंस भी करता है। दूसरा सवाल है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है, किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? तो इस सवाल को लगा के दिखाते हैं। सवाल है पहले का तीसरा। कहा है दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई और व्यास सभी समान है। इन्हें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो हम उसके रिजल्ट को RS से दिखाते हैं। तो सवाल में दोनों तार की लंबाइयाँ सब कुछ समान थे, तो उनके प्रतिरोध भी समान होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों लोगों का प्रतिरोध जोड़ के 2R आया। ये सीरीज की बात हो गई। अब हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है कि प्रतिरोधों की वैल्यू को उल्टा करके जोड़ा जाता है। यानी एक की वैल्यू 1/R है तो दूसरे की भी वैल्यू 1/R ही होनी चाहिए, अगर वायर एक ही है तो यहाँ से आप देखोगे कि जो पैरेलल कनेक्शन का रिजल्ट आएगा वो आएगा R/2, क्योंकि आप इसे जोड़ोगे 112/R और उल्टा करने पर R/2 हो जाएगा। तो सवाल में कहा गया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताओ। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध, ये हुआ समांतर का कुल प्रतिरोध। तो अब निकाल देते हैं श्रेणी क्रम की हीट टोटल। अब इसका सूत्र होता I² × R। I² × R, तो R की जगह पे RS ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा I² और RS की जगह पे 2R। सेम ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो देख लो कितना आएगा। वो आएगा I² और R/2 आएगा। अब सवाल में है कि सीरीज और पैरेलल का अनुपात बताना है। यह सीरीज कनेक्शन की हीट और यह है पैरेलल कनेक्शन की टोटल हीट। तो सीरीज वाली वैल्यू आई है I² और कोष्ठक में है 2R, और यह है I² और कोष्ठक में है R/2। I² कैंसिल, R से R कैंसिल, तो सॉल्व करने पे आएगा 4/1, या आप कह सकते हो कि HS या HP, इन दोनों का अनुपात बना 4 और 1 का। यानी श्रेणी क्रम में संयोजन करने के बाद और समांतर क्रम में संयोजन करने के बाद
कुल ऊष्माओं में अनुपात 4 और 1 का होगा। अब देखो ये कहाँ है, ये है तीसरा सवाल। अगला खंड, बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बनता है? ये ऑब्जेक्टिव है, कभी आता नहीं, वैसे कभी कभार होता है। ये होता है टंगस्टन का, जो कि एक मिश्र धातु होती है, काफ़ी उच्च गलनांक होता है। उसके बाद अब वैकल्पिक प्रश्न समाप्त हुए और अगला सवाल शुरू हुआ। दूसरे का पहला है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश की किरण माध्यम ए से बी में प्रवेश कर रही है। चित्र को देखकर ये बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक भी बताइए। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं, जो कि है दूसरे का पहला। हमें उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप रटने की कोशिश न करें, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो ये है चित्र जिसमें ये है माध्यम ए और ये है माध्यम बी। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको क्वालिटी थोड़ी क्लियर नहीं मिल रही है तो इसमें एक प्रॉब्लम तो अभी सॉफ्टवेयर का चल रहा है, और दूसरा ये है कि आप थोड़ी सी अपनी क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो संभवतः आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और धीरे धीरे हम इसमें सॉफ्टवेयर में अपने अपडेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हम इसकी रिकवरी कर लेंगे। तो ये यहाँ पे दिया है चित्र के अनुसार 45 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम अभिलंब के साथ बनने वाला कोण निकाल लेते हैं। अब ये टोटल एंगल 60 है, तो ये एंगल होगा 30 और ज़रूरत हमें इसकी है। ये 45 है तो ये भी होगा 45, क्योंकि अभिलंब जो होता है 90 डिग्री, लंब नाम ही है तो 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए वाले में छोटा एंगल और बी वाले में बड़ा एंगल। तो जिसमें बड़ा एंगल होता है वो विरल, जिसमें अभिलंब से छोटा एंगल बनता है वो सघन यानी घना होता है। तो पहला जवाब तो यही मिल गया कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में सघन है। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में सघन है। ये तो पहला मसला यहाँ हल हो गया। उसके बाद इसमें आगे कहा है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बताओ। तो किसका किसके सापेक्ष निकालना, पहले इसको आप इग्नोर कर दिया करो, आप डायरेक्ट सूत्र लगाओ और स्नेल का नियम लगाओ। हम आपको तरीका बताते हैं स्नेल के नियम को अप्लाई करने का। तरीका क्या है, जिस माध्यम का एंगल लेना है उसी माध्यम का आपको अपवर्तनांक लेना। बस ये बात आपको ध्यान रखना। साइन आई बाई साइन आर जैसा आप चाहे तो याद करके भी लगा सकते हो, गलत होने के चांस आपसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आधे से अधिक विद्यार्थी अपवर्तनांक के सवाल को गलत तरीके से समझ के लगाते हैं और नतीजतन कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा अपवर्तनांक का सीरीज देखिए, 1.5 से 2 घंटे के आसपास का वीडियो मिलेगा आपको और लगभग हर एक जो टॉपिक है जो कि अपवर्तनांक से रिलेटेड है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्नेल का जो नियम है वो आपको बताते हैं। जैसे हमने माध्यम ए का अपवर्तनांक लिया तो यहाँ का एंगल लेंगे, तो हम यहाँ पे इसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, इस एंगल को।
तो यहाँ का हमें अपवर्तनांक लेना पड़ेगा। तो वहाँ के अपवर्तनांक को चलो हम NA से दिखा देते हैं। वहीं का अपवर्तनांक वहाँ का एंगल, ये बराबर होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और उसके एंगल के। ये है नियम रिप्रेजेंट करने का। यहाँ हम लिख देते हैं N1 sin θ1 बराबर होता है N2 sin θ2। जिस माध्यम का अपवर्तनांक लो उसका आपतन कोण या अपवर्तन कोण जो भी आप कह सको, क्योंकि अगर इसका मतलब ये जो रूट है ये रिवर्स करेंगे तो जैसे जैसे जिस ट्रैक से आया उसी ट्रैक को फॉलो करता हुआ जाएगा भी। अगर यहाँ पे कोई समतल दर्पण जैसा कोई परावर्तक तल हो तो एरो बिल्कुल एग्जैक्ट बदल जाएगा वो। तो अब यहाँ पे सवाल में कहा है ए के सापेक्ष बी का, तो जिसका निकालना हो उसे ऊपर रखना होता है, मतलब यहाँ NB ऊपर रहेगा तो NA को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इधर साइन A छूट जाएगा और डिवाइड हो जाएगा साइन B से। तो ये हुआ साइन A की वैल्यू है 30 और B की वैल्यू है 45। ये हो गया NB अपान NA। यहाँ आगे लिख देते हैं जो आया। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये हुआ NB/NA, या जवाब में बनेगा NB/NA 2√। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, √2 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, ही ऐसा होगा √2/2। चाहे आप ये जवाब लिख दो, चाहे आप लिख दो 1/√2, दोनों सही है। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक 1/√2 है। ये हो जाएगा इस सवाल का सीधा जवाब। यहाँ से देख सकते हैं सवाल शुरू हुआ है और यहाँ पे उसका जवाब खत्म हुआ है। उसके बाद आप देखिए दूसरे का दूसरा सवाल। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो इसका जवाब आप देखिए दूसरे का दूसरा। सवाल में दिया है कि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसका दूर बिंदु है 80 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 तक देख सकता है। तो उसका इलाज कराना है, कौन सी क्षमता और कौन सी प्रकृति का लेंस लगाना पड़ेगा। तो इलाज कराने का मतलब ये हुआ कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक की वस्तु को देख ले, तो उसे हम कहेंगे U की वैल्यू -इन्फिनिटी, और जो उसका दूर बिंदु है वो होगा माइनस में 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, या 1/f इक्वल हो जाएगा 1/-80 माइनस माइनस में इन्फिनिटी, ये टोटल वैल्यू 0। तो यहाँ से 1/f की वैल्यू आएगी माइनस में 1/80, चूँकि सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे P की वैल्यू बनेगी माइनस में 100/80। ये हो जाएगा डायोप्टर। ऐसा हम क्यों करेंगे?
क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा एफ की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, पी का मतलब होता है 1/f। जब एफ 80 मतलब सेंटीमीटर में हो तो हम ऊपर 100 से गुणा करा देते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 1.25 डायोप्टर। तो चूँकि इसमें क्षमता पूछा था इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट क्षमता निकाल दी। लिखेंगे इसलिए लेंस माइनस 1.25 डायोप्टर का अवतल है। मतलब जो लेंस इस्तेमाल होगा उसकी क्षमता हो जाएगी 1.25 डायोप्टर, और नेचर में वो अवतल है यानी वो कनकेव लेंस लगेगा। अगला सवाल, दूसरे का तीसरा खंड, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो हम इसको ऐसे ही बता देते हैं कि क्यों टिमटिमाते हैं। पहली बात यह है कि तारे बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी सतह से उनकी दूरी काफ़ी अधिक है, और वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल के अनेक परतों से होकर गुजरती है, और हर एक परत का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें जो होती हैं अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग अपवर्तनांक के कारण लाइट का अलग अलग जो चाल है, यानी प्रकाश की अलग अलग चाल हो जाती है, अलग अलग वो मार्ग से आते हैं, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। आप सटीक शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि तारों की दूरी पृथ्वी सतह से काफ़ी अधिक है, और जब वो प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह तक आती हैं तो अनेक परतों से होकर के गुजरती हैं, वायु की अनेक परतों से होकर गुजरती हैं, और हर एक परत की अलग अलग अपवर्तनांक होती है, जिससे प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये जवाब कम शब्दों में और सबसे सटीक हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल है जो कि फिर से आंकिक है। तीसरे का पहला सवाल, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हुआ तीसरे का पहला सवाल। सवाल में है कि अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी है 15। तो दर्पण है इसलिए फोकस दूरी को ऋणात्मक लिखना पड़ेगा और वैल्यू बनेगी माइनस में। ये हो गया 15 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण, और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका हम यूँ कहेंगे। और वस्तु है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का, तो उसका हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे दर्पण सूत्र। सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -15, v के बारे में जानकारी नहीं है, और u की वैल्यू है -30। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इतना। एलसीएम 15 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो -2 धन 1/30 यानी v की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। यानी जहाँ पे वस्तु को रखे हैं प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। तो अब यहाँ पे उसका प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है। एक तो स्थान आ गया, तो अब यहाँ पे आवर्धन का इस्तेमाल करेंगे हम। आवर्धन का सूत्र होता है HO/HI और माइनस में V/U। ये यहाँ हमने उल्टा लिख दिया,
ये ऐसा रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल में माइनस में v/u। सारी वैल्यू रख दो। हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 2। माइनस में v की वैल्यू है -23 आई है और u की वैल्यू -23 पहले से था, तो ये कैंसिल होके आगे बचेगा -1। यहाँ से आपको हाइट ऑफ इमेज मिलेगा -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू आपने प्लस मानी थी और आंसर में माइनस है, यानी इमेज ठीक उल्टा बनेगा, उसी जगह पे बनेगा। तो लिखेंगे अब यहाँ पे इसका जवाब, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने तीस सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ये हो गया सारा जवाब। उन्होंने जो कुछ पूछा था हर एक का जवाब इसमें लिख दिया। प्रतिबिंब वास्तविक भी है और उल्टा भी है। तो एक बार आप पूरा सवाल का जवाब देख सकते हैं। यहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ और यहाँ पे उसका समापन हुआ। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है तीसरे के पहले में ऑप्शनल, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है घटक रंगों में वियोजन। तो अगर आप इसको परिभाषित करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रकाश की श्वेत किरणों का अपने मूल या घटक रंगों में वियोजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर अगला है सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्णक्रम क्यों प्राप्त होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो श्वेत रंग का होता है, जो कि अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आता है तो वायुमंडल की अनेक परतों से होकर गुजरता है, और जिसकी वजह से प्रकाश के अलग अलग रंगों की जो चाल होती है अलग अलग होती है, और इसलिए उनका विक्षेपण हो जाता है, यानी वो अलग अलग मार्ग चुन लेते हैं। ऐसा आप जवाब लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला सवाल है तीसरे का दूसरा खंड। 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। तो पहली बात तो यह है कि दोनों बल्ब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यह है सबसे मेन बात। तो कहा कि उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। तो जो पहला बल्ब है वो है 60 वाट का और उस पे वोल्टेज लिखा है 220। दूसरा जो बल्ब है वो है 100 वाट का और उस पे जो वोल्टेज लिखा है ये भी लिखा है 220। एक पे 220, दूसरे पर भी 220, एक 60 वाट का और एक 220 वाट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? P का सूत्र होता है V²/R। तो हम P1 की जगह पे लिखेंगे V1² और वैल्यू है 60। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1 का मान V1²
60। ऐसे ही आप इसको लिखोगे V2 स्क्वायर बाई R2 बराबर में 100। तो R2 की वैल्यू मिलेगी V2 का स्क्वायर और नीचे 100। R1 R2 मिल गया। अब चूंकि बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा है इसलिए हम इनके प्रतिरोधों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बल्ब श्रेणी क्रम में है इसलिए कुल प्रतिरोध R बराबर V1 स्क्वायर बाई 60 प्लस V2 स्क्वायर बाई 100। ये हो गया टोटल प्रतिरोध। अब इस टोटल प्रतिरोध की जगह पे हम लिखेंगे V स्क्वायर बाई P। चाहे तो हम ये लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप क्या लिख सकते हो कि V1 की वैल्यू क्या है आपको पता है 220 पहले से है। V2 की वैल्यू भी आपको पता है, तो यहाँ से आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आंकिक रूप से और उसके बाद आपको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। उस टोटल प्रतिरोध को सवाल में दिया है कि 220 वोल्ट से अप्लाई करना है, तो सेम वोल्टेज है इसलिए ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो यहाँ हम R की जगह पे लिख देते हैं V स्क्वायर बाई P इक्वल V1 स्क्वायर बाई 60 प्लस में V2 स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ हम लिख देते हैं चूँकि V1 V2 और V सभी बराबर हैं, सबका मान है 220, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 1 बाई P इक्वल 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 100। एलसीएम आप लेंगे तो 60 में 5 से गुणा करा देते हैं 300 हो जाएगा, 100 में 3 से गुणा करा देते हैं तो 300 हो जाएगा। हो जाएगा 8/300। तो P का मान हो जाएगा 300/8। 4 से इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 75/2 वाट, यानी टोटल वाट बन गया 75/2। लेकिन सवाल में इसमें कुल वाट यानी कुल शक्ति ना पूछ करके इसमें सवाल में कहा दोनों में प्रवाहित धाराएं बताओ। अगर वाट पूछेगा तो आप लिख सकते हो कि टोटल वाट 37.5 वाट का बनेगा। लेकिन इसमें करंट सवाल में दिया है, तो करंट निकालने का तरीका क्या है, I इक्वल होता है P बाई V। अगर आपको करंट निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं P की वैल्यू आपने टोटल निकाल दी है 75/2 और वोल्टेज है 220, नीचे 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75/440। चाहे तो आप इसको 15 से काट सकते हो, जाएगा 5/88। इसकी टोटल वैल्यू बनेगी 5/88 एम्पियर। चूँकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए दोनों में यही धारा जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रत्येक बल्ब में 5/88 एम्पियर विद्युत धारा है। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब 5/88 एम्पियर। अगर टोटल वाट निकालना है तो फिर 37.5 आएगा। वैसे ज़्यादातर केस में बल्ब के सवाल में करंट या फिर रेजिस्टेंस नहीं पूछा जाता है, वो टोटल शक्ति ही पूछी जाती है। मतलब यहीं पे आपको स्टॉप कर देना होता है, ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो ये सवाल यहाँ समाप्त हुआ। फिर देखते हैं अगला सवाल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है, उसको नहीं निकालना है। और फिर अगला सवाल है R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, हमने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले अध्याय में इनका हमने प्रूफ दिखा दिया है। उसके बाद अगला है निम्न चित्र में बिंदु A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो सिंपल है, डायरेक्ट हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए 2 ओम 6 ओम 6 ओम,
ये सभी हैं पैरेलल कनेक्शन, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी